नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे भाजपा का टिफिन, कांग्रेस की चाय। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से सारी ताकत के साथ चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं जनता की याद ज्यादा आने लगी है और यही वजह है कि एक तरफ जहां भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर जनता से जीत की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर केंद्र और राज्य की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने चंपावत में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज भी किया। बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी हाईकमान ने टिफिन कैबिनेट करने के निर्देश दिए। इसके तहत पार्टी नेताओं को अपने अपने घरों से टिफिन में खाना लाना है, एक साथ सामूहिक रूप से खाना खाना है और इसी की शुरुआत सीएम धामी ने चंपावत से की है। साथ ही सीएम धामी ने दावा किया है कि पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले से बड़ी जीत दर्ज करेगी। सीएम के इस दावे को विपक्ष ने अहंकार बताया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को कार्यकर्ताओं और जनता की याद ज्यादा आने लगी है और यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर जनता से जीत की अपील कर रही है, तो बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने चंपावत में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज किया। साथ ही सीएम धामी ने दावा किया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में पहले से बड़ी जीत दर्ज करेगी। सीएम के इस दावे को विपक्ष ने अहंकार बताया है। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में ये सब बातें कह रही है, घमंड में ये बात कह रही है। क्यों? इस बात का जवाब कौन देगा पार्लियामेंट के चुनाव में? अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है? उसका जवाब है उनके पास। हाकम सिंह का हाकम कौन है जिसने उतना बड़ा पेपर लीक करा दिया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया? उसमें कौन है? उसका पता चला किसी को? और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए हैं, हरिद्वार के भाजपा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका जवाब है उनके पास। जो गांव गोद लिए थे, उन गांव में कितना काम हुआ, वो गांव चलने फिरने लायक बनाए कि नहीं बनाए, उसका जवाब है उनके पास। आपको बता दें कि राज्य में बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्टी हाईकमान ने टिफिन कैबिनेट करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत पार्टी नेताओं को अपने अपने घरों से टिफिन में खाना लाना है और एक स्थान पर सामूहिक रूप से खाना है और इसी की शुरुआत सीएम धामी ने चंपावत से की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर पार्टी के नेता घर घर जा रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन कैबिनेट कर राज्य के विकास पर चर्चा की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने बीजेपी के सहभोज कार्यक्रम को सिर्फ एक नौटंकी करार दिया है। देखिए, महासंपर्क जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत एक टिफिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सब टिफिन लेकर आवें और उनके साथ सहभोज किया जाए। इस कार्यक्रम में है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसकी चंपावत में शुरुआत करी है और उन्होंने सभी से ये अनुरोध किया है कि जब हम बैठक करते हैं, जब हम कैबिनेट की बैठक करें या दूसरी बड़ी बैठक करें, तो ऐसे में सब लोग अगर अपने घर से टिफिन बॉक्स लेकर आएंगे तो उसको सभी लोग आपस में बांटकर उस टिफिन बॉक्स का जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामेबाज पार्टी है।
ये केवल अपने वोटों के लिए ड्रामा सेट करना जानती है। अब ये बोझ करेंगे। अरे आप आम कार्यकर्ता को रोजगार दे देते, आम गृहिणी को महंगाई से आप छुटकारा दे देते, आप बेरोजगार को रोजगार दे देते, आप पलायन को रोक लेते, आप उत्तराखंड में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग जो रिसोर्स हमारे पहाड़ों में है उससे संबंधित उद्योग लगा देते, तो भोज खाने की क्या जरूरत थी। आज तो आपने आम गरीब का, मजदूर का, छोटे तबके का भोज छीन लिया। अब भोज कहाँ से करेंगे। ये ड्रामेबाज पार्टी है कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। सवाल ये है कि आखिर जनता को सामूहिक टिफिन और चाय पर चर्चा से क्या कोई फर्क पड़ता है। आखिर चुनाव के समय ही पार्टी को कार्यकर्ताओं और जनता की याद ज्यादा क्यों आती है। देखना होगा जनता को क्या कांग्रेस की चाय पर भरोसा होगा या फिर बीजेपी का सहभोज जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बीजेपी की टिफिन और विपक्ष की चाय, इस पर चर्चा जारी है और जनता को लुभाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव फतेह किया जा सके। अब टिफिन काम आएगा या चाय, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या टिफिन और चाय से काम बन जाएगा? क्या जनता नहीं पूछेगी कि पिछले 6 सालों में क्या काम किया गया है, या जनता नहीं पूछेगी कि जब विपक्ष की सरकार थी यानी कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसके द्वारा क्या कार्य किए गए थे। जिस तरीके से बीजेपी ने मिथक तोड़ा है, बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। साथ ही साथ बहुत पहले से लोकसभा की तैयारियां जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। कांग्रेस में बहुत सारी चीजें देखने को मिली जिसमें अंतर्द्वंद सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं कांग्रेस की है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में दर्शन डोभाल जी आपसे ही करना चाहूँगी, कांग्रेस की चाय और बीजेपी का टिफिन लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या काफ़ी है? यशी जी, आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोज कोई नई नई घोषणा, नए नए प्रोपेगेंडा, नई चीजें जनता के सामने लेकर रखती है, जनता को भ्रमित करने के लिए। और एक घोषणा के बाद उनकी दूसरी घोषणा आती है और वो समझते हैं कि शायद नई घोषणा के बाद लोग पुरानी भूल जाएंगे। लेकिन हम सब कुछ हमें याद है। आज तक तमाम जितने भी, कम से कम अगर पिछले 6 महीने की भी बात करूं, 6 महीने में इन्होंने कितनी घोषणाएं करी। कहा जाता था कि इससे पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे उन्हें घोषणा वीर के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये उनका जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन मौजूदा मुख्यमंत्री जो है अभी, उनका ये कि शायद 200 से ज्यादा घोषणा करके जाऊंगा, लेकिन होना कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अभी आजकल हाल ही में एक नई घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने कहा है कि चक्राता को टाउनशिप बनाया जाएगा। ये कल परसों की घोषणा है। तो चक्राता को जो अंग्रेजों के जाने के बाद आजादी से 23 साल अभी उत्तराखंड भी करके भी बने हो गए, जब आज तक जजरेड का इलाज नहीं होगा। जजरेड एक ऐसी जगह जो जिससे पूरा जोनसार बहुत तंग है, जहां पर कई दुर्घटनाएं हुई है, कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। उस जजरेड का एक छोटा सा एरिया मेरे ख्याल से 20 मीटर के दायरे में वो एक एरिया है जिसका इलाज 23 सालों से नहीं कर पाए। वो टाउनशिप बनाएंगे चक्रोता में। तो ऐसे जो इनको जनता को मूर्ख बनाने की जो राजनीति कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि जनता की प्रदेश जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है। तो टाउनशिप बनाने से पहले मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले आप जज रेट का इलाज करिए, क्योंकि टाउनशिप अगर बनाओगे चक्रोता में तो उसका रास्ता जज रेट से होकर ही निकलेगा। तो ये हवाई बातें अब जनता को पूरी तरह समझ में आ चुकी है। नए नए जो है ड्रामेबाजी भारतीय जनता पार्टी के रोज हमारे सामने से लोग तंग आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई काम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको याद दिलाना चाहता हूं कि अंकिता
हत्याकांड से लेकर के ट्रिपल सी घोटाले से लेकर के वीडियो भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, तमाम। और अब आए दिन इसके बाद जो है आपने देखा होगा कल परसों इनकी गुंडई जो है, इनके जो एक मंत्री हैं जिनको कि आज खुद स्वयं जेल में होना चाहिए था, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की विधानसभा में उन्हें खुलेआम एक चुनौती दी है कि हाँ मैंने अपने रिश्तेदारों की भर्ती करी है, तो उसको जो जिसको जेल में होना चाहिए था वो आज उसको प्रमोट करके जो है कहीं का उत्तर प्रभारी बनाया गया है। और आज बड़े जिम्मेदार जो बहुत ही ऐसे उनके पास डिपार्टमेंट भी है जो कि बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। क्या ये ऐसे लोगों को इस पद पर रख करके क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को, जिन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है मीडिया के कैमरों के सामने। जब उनको सवाल पूछा गया कि आपके समय बीत रहे, उन्होंने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने रिश्तेदारों की भर्ती करी है। विधानसभा घोटाले का जो सबसे बड़ा आरोप उन पर लगा है, उसके बावजूद वो आज मंत्री बने हुए हैं और बहुत ही अहम पदों पर बने हुए हैं। और उसके बाद उनका हौसला इतना बढ़ जाता है कि वो सरेआम एक दिन दहाड़े एक आम आदमी की पिटाई सड़क पर कर देते। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है, इनके झांसे में अब शायद कोई भी आने वाला नहीं है। और आने वाले चुनाव में जब भी यहाँ चुनाव होंगे तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा और इनका यहाँ से इस प्रदेश से जाना अब बिल्कुल तय है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, बीजेपी का टिफिन और कांग्रेस की चाय, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में ये काम करेंगे? यशी जी, समझने की जरूरत है सियासतों की जो ये चालें हैं, इससे उत्तराखंड बदहाल हो चुका है। देखिए क्या संयोग है, जो चाय पर चर्चा करते थे वो अब टिफिन खाने की बात कर रहे हैं, और जो बजट खाया करते थे वो चाय पे चर्चा की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता समझ भी रही है, जान भी रही है। ठीक है। सवाल इस बात का है, 24 का चुनाव सामने है। यसी जी, इस बात को समझने की जरूरत है, 2018 में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी और इनकी सरकार उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट कर ये कह रही थी कि हम उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करवाएंगे और 6 महीने में 85,000 करोड़ रुपया उत्तराखंड में इन्वेस्ट होगा, घर घर रोजगार होगा, गांव गांव खुशहाली होगी। ऐसे में केवल 10,000 करोड़ का जो MOU साइन हुआ था 2018 में 6 महीने में, और ग्राउंड में यसी जी मैं आपको बता दूं, चवन्नी की कोई इंडस्ट्री उत्तराखंड में नहीं आई। उस समय पर विकास के नाम पर उत्तराखंड से भू कानून समाप्त किया गया। उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द इसलिए किया गया कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। जमीन पे सब टाएं फिश हो गया, जनता के साथ धोखा हुआ। जनता इस बात को समझ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की असली चाल है। ठीक 24 के चुनाव से पहले आजकल फिर भारतीय जनता पार्टी अलाप रही है कि हम इन्वेस्टर समिट कर कई लाख करोड़ रुपए का यहाँ जो है रोजगार लेकर आएंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है, पिछली बार तो इन्होंने जमीन बेच खाई हमारी, अब ये हमारे गांव को बेचेंगे, ये हमारी बोली लगा देंगे उनके आगे। इस बात को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को 24 की चुनाव की यदि तैयारी करनी है तो ये भाजपा को बताना पड़ेगा कि 5 सालों में जो हमने लोकसभा में सांसद भेजे थे, उन्होंने जो गांव गोद में लिए, उनकी हालत क्या है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों से उत्तराखंड परेशान है। वन अधिनियम हमारे लिए कलंक बना हुआ है। किसी भी सांसद ने लोकसभा में वन अधिनियम में परिवर्तन कराने की बात नहीं कही है। नहीं, मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चर्चा है जो अब टिफिन खाने से होगी और चाय पीने से होगी, जो कैबिनेट बैठक में नहीं हो पा रही है, जो इतनी बैठकें आयोजित की जा रही हैं उसमें नहीं हो पा रही। ये कौन सी चर्चा है जो टिफिन खाने के साथ होगी? आदमी खाना खाएगा या चर्चा करेगा? देखिए यसी जी, इस बात को समझना चाहिए, जो सरकारें 40% कमीशन खाने वाली हों, वो उनकी सोच कितनी खराब है। वो गांव में गांव वालों का राशन तक खाने की बात कर रही है। शांति प्रसाद जी, देखिए समस्या ठीक है, समस्याओं पे बात आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समाधान भी तो दीजिए। ये बताइए, बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं तो कौन? एक ढंग का विकल्प भी तो नहीं है हमारे पास।
आप खुद देखिए को अगर यशी जी, विकल्प के तौर पर देखते हैं तो आप खुद को उतना ज्यादा उस हाइप पर तो लेकर जाइए कि जनता आप पर विश्वास करे। क्यों यशी जी, यूकेडी पर विश्वास नहीं जनता को? आपने बहुत सही सवाल किया यशी जी। आप जैसे कितने चैनल हैं जो उत्तराखंड की बुनियादी सवालों पर बेमुखर होकर बोल रहे हैं। अरे भाई, चुनाव के समय पर ये मुद्दे गायब कर देते हैं। चुनाव के समय पर ये पूंजीपतियों के सारे जनता को प्रभावित करने की बात करते हैं। आपने कहा विकल्प नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 42 शहादतें उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए दी, क्या ये विकल्प नहीं है? उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग गांव में लगे, क्या इस तरह की योजना बनाई नहीं जा सकती? उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, क्या इसकी राजधानी तय नहीं की जा सकती? 400 करोड़ का नहीं, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भला नहीं कर पा रही, कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ भला नहीं किया, आम आदमी पार्टी अभी जमीन ही तलाश रही है, आम आदमी पार्टी पर भी जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। सॉरी टू से दर्शन डोभाल जी, लेकिन ये बात सच है। शांति प्रसाद जी, यूकेडी जो कि आंदोलन से जन्मी एक पार्टी जिसे कहा जाता है, जो उत्तराखंड के मुद्दों पर बात करती है, जो उत्तराखंड के जमीनी जो जरूरतें हैं या लोगों की जो जरूरतें हैं उन पर बात करती है, उसके बावजूद भी जनता को विश्वास क्यों नहीं? क्या इस पर एनालिसिस करने की कोशिश की है यूकेडी ने? मैं ये पर्सनली आपसे जानना चाहती हूँ शांति प्रसाद जी, क्या यूकेडी ने इस पर मंथन विचार विमर्श किया? मैं कभी कभी थपलियाल जी को सुनती हूँ, इतनी सही बातें करते हैं वो, इतनी सारी जितनी भी मुझे लगता है इतनी पुरानी पुरानी बातें जो शायद मैं और आप नहीं जानते होंगे, जो उस टाइम हुआ उसे वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं उन्हें काफी पसंद करती हूँ। लेकिन क्यों जनता में ये सारी बातें नहीं जा पा रही? क्यों जनता में ये विश्वास नहीं आ पा रहा है? बहुत सही सवाल किया है यशी जी आपने। होता क्या है, जब जनता के सामने तथ्य छुपाए जाते हैं तो जनता भ्रमित हो जाती है। देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए कि उत्तराखंड में हर दूसरा परिवार जो है तिरंगे से लिपटकर उनका बच्चा आता है। हम देश के लिए जान देने वाली कौम है, हम ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं, हमारे अंदर सद्भाव और देव संस्कृति हमारे चरित्र में है। मगर राजनीति के जो परपंच हैं उसमें पर्वतीय मूल का व्यक्ति अपने राज्य के अंदर पिछड़ रहा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। सीधे लोग हैं, अगर हम राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दे रहे हैं तो उन्हीं के बच्चों की नौकरियों पर डाका भी यही राजनीतिक पार्टियां डाल रही है। जनता इस बात को भी देख रही है। और जब ब्लॉकों में 40% कमीशन जा रहा है, गांव में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही है, हम ये बात जनता के बीच में समझा रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है। मेरा मानना है ये राजनीति ही नहीं, ये समाज का दर्शन है कि अवसरवादी व्यक्ति पहले लाभ उठा के चला जाता है, जो मूल होता है उसको बहुत समय लगता है जनता की चीजों के बीच में अपने आप को स्थापित करने में। हमने राज्य आंदोलन किया, अगर उस समय पर हम सत्ता की बात कर रहे होते तो भाजपा कांग्रेस कहीं नहीं होती। हमने नागनाथ और सांपनाथ को भी गले लगाकर उस समय राज्य आंदोलन के दौर में ये कहा कि इनके साथ हमारे वैचारिक द्वंद्व हो सकते हैं, मगर ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए यदि यूकेडी का मजबूत करने के लिए हमारे पीछे खड़े होते हैं तो हमने संयुक्त संघर्ष समिति बना के इन दोनों पार्टियों को अपने साथ मिलाया और राज्य लिया। दुर्भाग्य यह बात है कि जब राज्य लेने के बाद सत्ता की बात आई तो इन राष्ट्रीय पार्टियों ने पैसों के दम पर सत्ता को लूटा। हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, इनोसेंट लोग थे, गरीब किसानों के बीच के लोग थे, गरीब कर्मचारियों के बीच के लोग थे। हम उतना पैसा सत्ता में नहीं लगा पाए, जिस कारण हम पिछड़े। और एक बार क्या पिछड़े, इन लुटेरों ने उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया। देखिए, हमारे नारे उस समय पर भी यही थे कि हमारा राज्य बनेगा तो खनन माफिया, शराब माफियाओं से राज्यों को मुक्ति दिलाएंगे। हमारे उस समय पे भी नारे थे कि यदि उत्तराखंड की सत्ता बनेगी तो गांव से पलायन रुकेगा, उदासी दूर होगी, किसानों को समृद्ध किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत काम हो रहा है। आज भी खनन माफिया हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं, भू माफिया हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं, पलायन रुक नहीं रहा है, राजधानी का मसला तय नहीं हो रहा है। इस छोटे से नवोदित राज्य के अंदर नौकरियां बिक रही हैं। बताइए, जिस राज्य का पीसीएस अधिकारी 1 करोड़ में बिकेगा, जिस राज्य में चपड़ासी 5 लाख में लगेगा, दरोगा जो है 25-30 लाख में लगेगा, उस राज्य की गरीब जनता की आवाज कौन उठाएगा? आज हम इस बात को, यही तो हम कह रहे हैं कि जिस सांसद को आपने चुनाव जिताकर भेजा वो सांसद आपके अधिकारों के लिए लोकसभा में बोल नहीं रहा है, तो ये आज किस सभा किस चलिए ठीक है शांति प्रसाद जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सचिन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा आपसे वही जो मैंने बाकी अभी प्रवक्ताओं से पूछे, आपसे भी मेरा यही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की टिफिन पर जो चर्चा हो रही है और
कांग्रेस चाय पर चर्चा कर रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसी कौन सी चर्चा है जो बैठकों में नहीं हो पा रही है, टिफिन पर चर्चा करनी पड़ रही है, टिफिन के साथ हम कौन सी चर्चा करेंगे, ये सवाल विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चर्चा है। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे सचिन बड़ी जी, मैं पार्टी आपको यहाँ पर 1 मिनट बनने के लिए रोक रही पीछे- जी। हूँ। वसी जैदी साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाते हैं। जी यशी जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के पीछे जो हमारी संस्कृति है उसको साथ लेकर जो आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, ये जो है उसके सबसे बड़ा जो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। आज जो है जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रास रूट के कार्यकर्ता के साथ बैठकर जो है सौहार्दपूर्ण बढ़ाने के लिए, आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए, आपसी चर्चा करने के लिए कोई नई बात नहीं है, पुरानी परंपरा है। पुराने समय पे भी जो है इस प्रकार के सहभोज जो है संगठन की तरफ से भी, परिवार में भी जो है आयोजित हुआ करते थे। आज तो जो है सामान्य परिवार ही जो है बिखर गए हैं, बड़े बड़े हो गए, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, वही सामूहिक भोज नहीं कर पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात पे जो है अमल करती है, और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी रहता है कि जब हम आपस में बैठ के सौहार्दपूर्ण रूप में, चाहे वो हम चाय पिए, चाहे वो हम भोजन करें या किसी प्रकार से कोई हम लोग सहभोज आयोजित करते हैं, तो निश्चित रूप से तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे विषय आते हैं और बहुत सारे विषयों का समाधान बनता है। तो इसलिए ये सामान्य है और कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफी वर्षों से इस तरीके के सहभोज जो है संगठनात्मक रूप से जो है करती आ रही है, और अब भी जो है वर्तमान में, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी का 1 माह का जो है महासंपर्क अभियान है, तो निश्चित रूप से जो है महासंपर्क अभियान में जो है जो भी संगठन द्वारा जो जिस तरीके के कार्यक्रम बनाए गए उसमें जो है आम जनता के मन में भी ये सवाल है, और विपक्षी दल तो सवाल उठा ही रहे हैं। विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रही है बीजेपी। आम जनता कह रही है कि ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है आपको? आपने जैसे कहा कि पहले सहभोज होते थे, घरों में एकजुटता के साथ लोग भोजन करते थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन ये अचानक से लोकसभा चुनाव में चूंकि 8 या 9 महीने का ही वक्त रह गया, उसी वक्त क्यों याद आया बीजेपी को? ये काम पहले भी कर देना चाहिए था। कार्यकर्ताओं के साथ पहले भी आप सहभोज कर लेते तो क्या चला जाता? बिल्कुल, पहले भी लगातार ये कार्यक्रम होते रहते हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में नौटंकी लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी चाय पे चर्चा किया करती थी, तो ये चाय की चर्चा को जो है अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी की आदत है, क्योंकि उसके पास अपना विजन नहीं है, उसे नकल करने की आदत है, और वो नकल भी क्योंकि जो है उसे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वो सही दिशा में कर रही है, इसलिए वो लगातार जो है हमारी नकल करते रहते हैं। तो चाय के पे चर्चा उन्होंने अडॉप्ट किया, तो उनसे सवाल करना चाहिए कि अगर आपको नौटंकी लग रहा है तो चाय पे चर्चा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से शुरू हुई थी। मैं इसके बाद अभी एक सवाल पूछने वाली हूँ जैदी साहब से। जी ठीक है, चलिए सचिन जी, मैं वापस आती हूँ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए जहाँ बीजेपी की टिफिन पर चर्चा है, तो वहीं कांग्रेस की चाय पर चर्चा जारी है। अब ये लोकसभा चुनाव में कितना मदद करेगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या तैयारियां हैं इस पर हम जरूर बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी वसी जैदी साहब का। जैदी साहब, एक और जहां बीजेपी टिफिन पर चर्चा कर रही है, आपकी चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। और जैसा कि अभी सचिन जी ने कहा कि अगर इतनी ही नौटंकी लगती है बीजेपी की हरकतें, तो फिर आप उसे अप्लाई क्यों करते हैं? देखिए, कांग्रेस के न इतने बुरे दिन आए हैं और न कभी आएंगे कि हमें भाजपा की झूठ और आडंबर वाली राजनीति करने की, हमें यहाँ पर नकल करने की आवश्यकता पड़ती। जो पाखंड के नाम पर बनी हुई सरकारें हैं, जो आडंबर के नाम पर बनी हुई सरकारें, हमें उनकी नकल करने की कोशिश करनी पड़े। इतने बुरे दिन नहीं आए। और चाय पर कोई कॉपीराइट नहीं है भाजपा का। वडनगर में वो 2 रुपए की चाय 1968 में बेचते थे, जबकि 1980 तक की कॉफी भी जब 50 और 25 पैसे की मिलती थी, तब वो 2 रुपए की चाय वडनगर में सचिन जी, मैं आती हूँ। तो किसी के ऊपर कोई कॉपीराइट चाय का नहीं है कि कॉफी की चाय अगर मोदी जी बेचते होंगे कभी, जो झूठ वो बोलते हैं वडनगर में, तो उनकी नहीं जैदी साहब, मैं पूछ रही हूँ कि चाय पर चर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को? अभी मैं गुप्ता जी को सुन रहा था ना, गुप्ता जी कह रहे थे कि चाय हमारी है, हमारी चाय के नाम दे दिया लोगों ने कांग्रेस ने। तो इतने बुरे दिन नहीं है कि हमें भाजपा की नकल करनी पड़े। लेकिन सवाल यह है, जैसे कि अभी मैं शांति प्रसाद बच्ची को भी सुन रहा था, कि 10 साल हो जाएंगे जबकि लगातार 500 सीटें 2014 में भी और 2019 में भी भाजपा ने उत्तराखंड से जीती हैं।
लेकिन इन 10 सालों में 10 काम भी ऐसे नहीं है जो ये लोकसभा में इनके किसी सांसद ने उठाए हों या उन सांसद के उठाने के बाद उसका निराकरण किया गया हो। जबकि यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री भी अजय बच्ची थी, उससे पहले अजय टम्टा जी को भी राज्य मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। निशंक जी एचआरडी मिनिस्टर रहे 1954 के बाद, 30 साल के बाद शिक्षा नीति बनी, उसके बाद शिक्षा क्या स्थिति है पहाड़ के अंदर पूरा प्रदेश जानता है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानते हैं कि पहाड़ में आज क्या हालात है। कोई भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। जय भट्टी का अपना कार्यकाल संभाल रखा है, लेकिन आज जब सैनिकों को, जो उत्तराखंड का बाहुल प्रदेश, सैनिक बाहुल प्रदेश है, वहां पर सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन और कई ऐसे मुख्य मामलों पर आवाज उठानी पड़े तो शर्म आती है कैसे प्रदेश पर कि जिसने 10 साल से 5 के 5 लोकसभा सीट जीतकर भाजपा की झोली में डाली है। और जो गांव को गोद लेने की बात करते थे, जो पहाड़ में विकास की बात करते थे, वो पूरे 5-5 साल कहीं नजर नहीं आते। तो ऐसे में चर्चा तो बनना लाजमी है और ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में उठाना लाजमी है कि जिन्हें आप जिताकर संसद में भेजते हो, क्या वो आपकी आवाज उठा पाते हैं? आज प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है? आज प्रदेश के अंदर डबल इंजन की जो छोटी सरकार चल रही है। आज प्रदेश के अंदर स्थिति ऐसी कि एक भी ऐसा मुद्दा निराकरण करने के तो आज कह सके कि हम राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर उससे पूरा कर लिया हो। केंद्र सरकार ठीक ने है जयदीप साहब, मैं मामलों वापस आती हूँ। सचिन जी को जरा सुन लेते हैं। सचिन जी, देखिए, मैं जयदीप साहब मेरे पुराने मित्र भी हैं और वर्तमान में तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस, मैंने ये नहीं बोला कि चाय पे कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय नेता मणिशंकर अय्यर जी ने बड़े अपमानजनक शब्दों के अपमान करते हुए मोदी जी को कहा था कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अगर चाहे तो हमारे यहाँ आकर जो है हमारे कार्यक्रमों में चाय बेच सकते। तब जो है भारतीय जनता पार्टी ने चाय पे चर्चा करी और पूरे विश्व के सामने आपको भी ये दिखाया कि एक चाय वाले की ताकत क्या होती है। अगर राष्ट्रनीति हो, अगर देशभक्ति हो, तो एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है देश के जन समर्थन से। और जयदीप साहब सुनिए, एक बार सुनिए, आपने बोला आपकी जयदीप साहब डिबेट की गरिमा बना के रखेंगे प्लीज। आपने बोला कि एक चाय का हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि चाय का कॉपीराइट, तो निश्चित रूप से चाय का कॉपीराइट तो नहीं मैं बोल रहा, लेकिन ये तो बोलूंगा कि आपने नकल करी है। हमने चाय पे चर्चा किए हुए 10 साल हो गए हैं। हम 2013 से जो है चाय पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज आपने उस अगले 10 साल बाद वो टिफिन पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है चाय पे चर्चा करके शायद देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है कि आगे जो है कांग्रेस का भला हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। और दूसरा, जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयदीप साहब भारतीय जनता पार्टी के चलिए ठीक है, लगातार केंद्र में आवाज उठा रहे हैं। सचिन जी और जयदीप साहब, मैं वापस आती हूँ आपके पास। अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी, टिफिन पर चर्चा और चाय पर चर्चा इन दोनों पार्टियों को कहाँ लेकर जाएगी? क्या लोकसभा चुनाव को फतेह करना इतना आसान है? अजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, अपना क्वेश्चंस रिपीट करें थोड़ा सा। अजय जी, मैं कह रही हूँ टिफिन पर चर्चा और चाय पर चर्चा लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए काफी है क्या? देखिए, कांग्रेस को तो लगता है, कांग्रेस को जिस तरह की रणनीति कांग्रेस अपनाती हुई दिखाई दे रही है, उसको लगता है कि पब्लिक के बीच में जाकर बातचीत करने के लिए उनको इस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। और जब से उनके नए रणनीतिकार आए हैं मिस्टर अरोड़ा, जिन्होंने कर्नाटक चुनाव की रणनीति बनाई थी और इस वक्त जो है राजस्थान की रणनीति बनाने में बिजी हैं, शायद ये उन्हीं का भी एक जो है प्लानिंग हो सकती है। हम देखें जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के अंदर बजरंग बली को लेकर जो है एक मामला उछला और उसके बाद उत्तराखंड में भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया था। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है एक उस वाले पैटर्न पर चल पड़ी है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है या फिर इसका तो शायद वो एक तरीका वो अपना रहे हैं कि यदि आप टिफिन पे चर्चा करते हैं तो हम भी चाय पे चर्चा कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, बैठ के बात करेंगे। तो शायद उनकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कितना फायदा मिलेगा ये पब्लिक के मूड के ऊपर और उनकी कन्विंसिंग पर डिपेंड करता है, उनके कार्यकर्ताओं की ऊपर पर डिपेंड करता है, वो कितना अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, या उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है कितनी अच्छी है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी देखते हैं क्या है। अभी जिस तरह से जयदीप साहब कह रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने ये बात तो हो गई दोनों मुख्य पार्टियों की। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की और यूकेडी की। मैंने अभी, आप देरी से जुड़े, यूकेडी के प्रवक्ता से मैंने यही सवाल किया
कि यूकेडी खुद को कहाँ पाती है। यूकेडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या अहमियत है, क्योंकि उत्तराखंड में आंदोलन से जन्मी इस पार्टी कहा जाता है, तमाम चीज़ें, लेकिन यूकेडी के जो लोग हैं वो विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे हैं जनता को। और वही चीज़ आम आदमी पार्टी के साथ है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलता है। देखिए, यूकेडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे लगता है कि जो पार्टी आंदोलन से उपजी होती है या जन्म लेती है, लोग उसको सिर्फ एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में देखते हैं कि आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर सकते, वो एक अच्छे प्रशासक साबित नहीं हो सकते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो आंदोलन। अनम्यूट कीजिएगा अजय जी। जो लगता है यहाँ पर यूकेटी को लेकर यही प्रॉब्लम है। और फिर जो आंदोलन वाली पार्टियां होती हैं वो बड़े आपस में एक दूसरे को लेकर थोड़ा सा अलग ढंग से सोचती हैं। ये एक रीजन हो सकता है। आप देखें, अभी जैसे गैरसैंण का मामला उठा था, किस तरीके से जो है लोगों ने भरोसा दिखाया या नहीं दिखाया, वो एक चर्चा का अलग विषय बन जाएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर तक वहां पर काम करता है। आरएसएस बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, लोगों के बीच में जाती है। जैसे भी हम टिफिन की बात कर रहे हैं, तो टिफिन वाला का काम जो है आरएसएस बहुत पहले से करती चली जा रही है। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति घर जाती है, बैठ के बात करती है, क्योंकि आदमी रिलैक्स मूड में होता है, सुनता है, समझता है, बात करता है, जल्दी में नहीं होता है। वो टिफिन वाला प्रोग्राम जो है वो उसमें चुनाव के अंदर भी इस्तेमाल कर लेना चाहती है, इससे भी शायद लोगों का माइंडसेट क्लियर रहे, या लोगों को कन्विंस किया जाए, या बरकरार रखा जाए जो विरोधी होते हैं, या फिर जो एक फ्लोटिंग वोटर होता है या स्विंग वोटर होता है, वो इधर उधर न चला जाए, उसको भी वो संभाल के रखे। तो ऐसा ही मुझे लगता है यूकेडी के साथ में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और रही बात आम आदमी पार्टी तो अभी नई आई है। मैं कहूंगा कि न्यूबॉर्न बेबी है, जिसने थोड़ा सा अभी कुछ पंजाब और दिल्ली जीतने के बाद जोश में ज्यादा है अभी, तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है, हर जगह हमारे फुटप्रिंट तैयार हो जाए। तो उत्तराखंड के अंदर फुटप्रिंट तैयार करने के लिए वो अलग अलग तरीके हथकंडे अपना रहे हैं। आप संजय सिंह के भाषण को सुनो, जिस तरीके से ओजस्वी भाषण वो देते हैं, तो सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है वो बड़ी खराब है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता देख ले, उत्तराखंड के अंदर कार्यकर्ता देख ले, अभी उनको बहुत तैयारी करने की जरूरत है। सिर्फ टीवी चैनल में बैठकर प्रवक्ता यदि अच्छे ढंग से बोल लेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमा लेगी। अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं और मुद्दे हैं वो बहुत अलग हैं, उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर अजय जी आना चाहती थी। मैं इससे बात आपसे पूछती, मैं आऊंगी, ये प्रश्न मेरा अलग से आपसे होगा, लेकिन उससे पहले दर्शन डोभाल जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जैसे कि आम आदमी पार्टी की क्या लोकसभा को लेकर तैयारी है, जैसे अभी यहाँ पर अजय जी ने बहुत सारी बातें कही आम आदमी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, वो मैं ज़रूर समझना चाहूँगी कि रणनीति क्या होगी, क्योंकि प्रमुख चेहरे होने बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे कि आपने पिछली डिबेट में एक बारी बताया था मुझे कि प्रभारी उपप्रभारी बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन वो चेहरे टिकेंगे कितना, ये भी तो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल है। मैं अजय सुमन जी की बात के उस पर शुरू करता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि न्यूबॉर्न बेबी है, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बच्चा है, जिसने आप सभी समझते हैं कि 10 साल के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। और दिल्ली और पंजाब के अलावा भी गोवा और गुजरात में जिस तरह से जो है हमने प्रदर्शन किया है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए। और यही कारण है कि आज पूरे, भले ही ठीक है उत्तर प्रदेश में कमजोर है, उत्तराखंड में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी रही है, लेकिन बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, मौके की तलाश में है कि किस तरह से हम इन दो राष्ट्र जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पीछा छुड़ा करके आम आदमी पार्टी को उभरता देखना चाहते हैं, मौके की तलाश में है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, अब ये भ्रमित करने वाली राजनीति, मैं आपको कहूँगा, आप काफी समय से बहुत अच्छी डिबेट करा रहे हैं, और आपके एक बड़ा चैनल है, बहुत लोग आपके चैनल को देखते हैं, और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ कि ये टिफिन के चक्कर में, अभी आज टिफिन पर चर्चा होगी, चाय पर चर्चा होगी, फिर खिचड़ी पर भी चर्चा हुई है कुछ दिन पहले, हालांकि वो खिचड़ी की पकड़ी पेलवर की खिचड़ी ही पककर रह गई, दिल्ली में एक बड़ी खिचड़ी की पार्टी हुई थी। तो ये भ्रमित करने वाली राजनीति अब लोग समझ चुके हैं। और अब चर्चा किस पे होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए कि यहाँ उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। चर्चा होनी चाहिए अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी कहाँ पर है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसके नाम को उजागर कर रही है। चर्चा होनी चाहिए
कि जितने भी यहाँ पर घोटाले हो रहे थे, यूके ट्रिपल एस से लेकर के पटवारी घोटाले जिसे मैंने पहले भी गिनाया, कई तमाम दर्जनों घोटाले अभी हाल में हुए हैं, वो उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है और उस पर असली अपराध जो है जो सफेद पोश है वहां तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर चर्चा होती तो शायद प्रदेश का विकास होता और लोगों का फायदा होता, बेरोजगारों को रोजगार मिलता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ भ्रमित करने वाली, ये ध्यान भटकाने वाली, सचिन जी से पूछना है, ठीक, ध्यान भटकाने वाली हाँ जी। राजनीति हो रही है। दर्शन डोभाल जी, मैं आती हूँ इस पर, आप वापस आती हूँ आपके पास। शांति प्रसाद जी, जैसा अजय जी ने कहा, आप राजनीति नहीं कर सकते, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप जनता के मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन आप राजनीति नहीं कर सकते, ऐसा एक माइंडसेट है लोगों का। देखिए, एक पत्रकार है, उनका अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है। जो आदमी आंदोलनों से निकलता है, मेरा मानना है वही जनता की नब्ज के अनुसार सत्ताओं पे काम करता है। लेकिन अभी तक तो नहीं कर पाया ना, हम देखें अगर 22 साल हो गए, 22 साल में इतना प्रभावशाली नहीं रहा यूकेडी। मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी से लेके जयप्रकाश नारायण से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर ये तमाम जनता के बीच में आंदोलन करके निकले हैं। ये जो बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आप लोकतंत्र में देखिए, महिलाओं के साथ यानी कि आधी आबादी को नाराज कर चुकी है, किसानों को ये नाराज कर चुकी है, नौजवानों के रोजगार बेचकर ये नाराज कर चुकी है, छोटे व्यापारी इनसे नाराज हैं, जीएसटी की मार से उनके व्यापार धंधे बंद कर दिए। भाजपा किनके सहारे चुनाव लड़ेगी? चंद लोगों के भरोसे, भ्रष्टाचारियों के, बड़े उद्योगपतियों के? लंबे समय तक झूठ नहीं चलता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये टिफिन हो गया, चाय हो गया, विषय ये नहीं है, ये माहौल बनाया जा रहा है मुद्दों को दबाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुद्दे नहीं बनेंगे लोकसभा में कि जो गांव इसने सांसदों ने गोद में लिए थे, उनकी क्या हालत है? क्या ये मुद्दे नहीं बनेंगे कि अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को किस तरीके से सरकार पोषित कर रही है? और अभी इसी डिबेट में, चर्चा में, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि मणिशंकर अय्यर ने चाय पर हमारा मजाक उड़ाया तो हमने अपने चाय की ताकत दिखा दी। अरे तो जनता बलात्कारियों को आप बचा रहे हो, ये ताकत भी आपकी देख रही है। जनता तो ये भी देख रही है कि आप भ्रष्टाचारियों को कैसे बचा रहे हो, ये जनता देख रही है। आपके बड़े बड़े नेता आरोपों में घिरे हुए हैं, मगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी राजनीतिक जिस तरीके से ब्रजभूषण के आगे नतमस्तक प्रधानमंत्री कार्यालय है, इससे साफ पता चलता है कि आपको बलात्कारी प्यारे हैं। महिलाएं और उत्तराखंड के से लेकर देश की महिलाएं आपके लिए कोई स्थान नहीं रखती। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आती हूँ। बातों को हम समझा रहे हैं और मेरा मानना है कि चाय पे चर्चा हो जाए, टिफिन पे चर्चा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से अपना ध्यान भटका रही है। उत्तराखंड के जो मुद्दे थे उस पर काम नहीं हुआ, चाहे राजधानी हो, चाहे पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे उत्तराखंड के संसाधन बचाने की बात हो, चर्चा विफल है। आपको क्या लगता है कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पलायन क्यों नहीं रुक रहा? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तराखंड को राजधानी इन 22 सालों में क्यों नहीं मिली? क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अंकिता हत्याकांड का जो दोषी है उसको सजा कब मिलेगी, या वो जो मेन विक्टिम कौन है लगातार पूछा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि वो तीसरा व्यक्ति कौन था? आपको क्या लगता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि खनन ये जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भू कानून अभी तक क्यों सख्त नहीं हुआ? ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे? अनम्यूट कीजिएगा सचिन जी। पूछ भी रहे जी जी, कंटिन्यू करिए, आ रही है। सचिन जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सवाल पूछे भी जाने चाहिए और सवाल पूछना जो है स्वस्थ राजनीति का परिचय भी है। और लेकिन मैं शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत वरिष्ठ हैं, आदरणीय है, मेरे बहुत पुराने परिचित में। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत है किसके हाथ में? सबसे बड़ी ताकत जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं आपसे यूकेडी से पूछना चाहता हूँ, आप जब सत्ता में थे, जब सत्ता में भागीदार थे, आपके 4 विधायक हुआ करते यूकेडी में। जब दूसरा चुनाव हो तो 2 रह गए, और जब तीसरा चुनाव हो तो 2 भी खत्म हो गए आपके। तो आपके विधायकों को क्यों जनता ने चुन के नहीं भेजा? क्योंकि आपने स्वार्थ की राजनीति करी है। भारतीय जनता पार्टी भेजा है, आप बताइए अपनी उपलब्धि, आप अपनी उपलब्धि बताएं, आप अपनी उपलब्धि बताएं। शांति प्रसाद आप बताइए, आपने 2 बार सरकार दे दी, आप बताओ। मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। शांति प्रसाद जी,
आप सुनिए बात को, आप 4 से 2 पे आए, 2 से 0 पे आए, हम 29 विधायक से लेकर 57 विधायक तक पहुंचे। तो सचिन जी, हमने लेकिन घर पे ये बैठ के जवाब करे। आप जनता को जनता नहीं ने चुना। देंगे कि और दूसरा यूकेडी ने सुनिए, ये नहीं किया या कांग्रेस ने ये नहीं किया। आपको ये जवाब देना है कि आपने 6 साल में क्या किया। आपको ये जवाब नहीं देना कि कांग्रेस ने क्या किया है या फिर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को जवाब नहीं देने देंगे तो मेरे बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उनसे सवाल पूछा ना, ये सवाल का जवाब यूकेडी देगी मेरे को। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ, अंकित हत्याकांड तीसरे दिन जो है, जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी होगी है, लगातार जो है उसके अंदर जो है जांच आगे बढ़ती आ रही है। अगर किसी को सजा देनी है उसका काम कोर्ट करेगा। यूके ट्रिपल एससी की बात अभी की गई, यूके ट्रिपल एससी के अंदर लगभग 54 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। उसके अंदर सरकार ने कठोर जो है कानून, अरे हाकिम का हाकिम कौन है? हम लेके आए हैं। वो हाकिम कौन है हाकिम का? जब सरकार जब वो बर्तन विभाग धोते जांच धोते कर रहा है तो नौकरियां निश्चित रूप बेचने से लगा। जब विभाग की जांच सामने आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल जितनी गिरफ्तारी हो रही है आपको तो संतुष्टि नहीं ना, आपको तो केवल क्योंकि जो है प्रवक्ता के रूप में आपको अपना वर्णन देना है, लेकिन आप धरातल पे किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्यों आपकी पार्टी खत्म हुई है? क्यों यूकेडी विनोद आर्य क्यों जेल में नहीं है? मैं बोल रहा हूँ विनोद आर्य क्यों जेल में नहीं है? जिस यूकेडी ने जो है, जो वो यूकेडी VIP अपने आप को कौन है? जननी कहती है उत्तराखंड की, बस। उत्तराखंड का, आप सचिन उसमें जी, क्यों सुनने हो? सचिन जी, इसलिए आपको सुनने हो लगता है कि मेरे भारतीय प्रश्न जनता का ये पार्टी- जवाब है? एक सेकंड शांति प्रसाद जी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। लेट मी कंप्लीट। सचिन जी, क्या आपको लगता है कि ये मेरे प्रश्न का जवाब था? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपसे जब जनता ये सवाल पूछेगी तो आप उनसे ये कहेंगे कि यूकेडी ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया? आप तो वो बताएंगे ना जो आपने किया। 29 से 57 पे पहुंची है। मैं जवाब दे रहा हूँ अपना। अगर भारतीय जनता पार्टी 29 से 57 तक पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तराखंड के आम जनमानस का, आम नागरिक का विश्वास बढ़ा है। इसलिए उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, जनहित के लिए, युवाओं के हित के लिए, नारी के हित के लिए जो है कार्य कर रही है। इसलिए जो है इस पार्टी को हमें आगे और बढ़ाना है। और यही प्रमाण होता है, ये आपकी और मेरी बहस प्रमाण नहीं साबित करती, यही प्रमाण होता है। 2014 से लगातार उत्तराखंड की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो है वोटों की बरसात कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी जो है वो लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर उनको विश्वास है। आप लगातार देखिए कि जो है 2014 से लेकर 2023 तक के लगातार चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। तो जनता का विश्वास है, ये केवल जो है बातें नहीं है। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, आज भी कोई भी नीति होती है केंद्र की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता उस नीति को जमीन तक ले जाने के लिए अपना पूरा जी जान लगाता है, निस्वार्थ होकर काम करता है। और मेरे सभी जो यहाँ पर मेरे प्रवक्ता ही बैठे हैं, चाहे आप, मैं बोलता हूँ आप में जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे पार्टी के, कोई भी एक व्यक्ति अपने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से प्रधानमंत्री ईमानदारी से पूरे विश्व के अंदर काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, आप एक नेता मुझे बता दीजिए जो ईमानदारी से ये कह सके कि मैं प्रधानमंत्री के टक्कर में खाऊं। कोई नेता जेल पे होगा, कोई नेता बेल पे होगा, किसी के ऊपर आरोप। जयदीप साहब जवाब दीजिए। रुकिए अब सचिन जी काफी वक्त दे दिया मैंने आपको। सचिन जी, जयदीप साहब मुझे जवाब। अमित शाह जी किसके ऊपर है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, क्या वो जेल पर बेल पे नहीं रहे? अमित शाह जी जिन्हें की जिला बदल कर दिया गया था, क्या वो जेल बेल पे नहीं रहे? आप गृह मंत्री बना सकते हो आरोपियों को, आप आरोपियों को गृह मंत्री बना सकते हो। आरोप का फैसला करने वाला कोर्ट होता है सचिन जी, आरोप का फैसला करने वाला कोर्ट होता है। और जनता जानती है कौन कितना दूध का धुला हुआ है, इनको तो जनता जानती है कौन कितना दूध का धुला हुआ है। कोर्ट में दिया है भारतीय जनता पार्टी। जानकारी में डालता हूँ भारतीय जनता पार्टी। सचिन जी, अभी आप शांति प्रसाद जी से कह रहे थे कि बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, अभी आप कर रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। यशी जी, पहले तो मैं आपकी ना पत्रकारिता को साधुवाद देता हूँ। वाकई आपने बड़े लाजवाब सवाल इनसे पूछे, क्योंकि पूरा प्रदेश इनसे पूछेगा। आपकी शानदार पत्रकारिता में से सलाम करता हूँ, आपके सवाल वाकई सब लाजवाब थे। जब ये टिफिन पर चर्चा करेंगे तो इनसे लोग पूछेंगे नहीं क्या अंकित हत्याकांड में क्या हुआ, यूपी ट्रिपल एससी में क्या हुआ, जोशीमठ का क्या हुआ, चारधाम के ऑल वेदर रोड अभी तक पूरे नहीं हुए उसका क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, प्रेमचंद अग्रवाल जी सड़कों के ऊपर मारपीट करते हैं उनका क्या हुआ, गणेश जोशी के सामने एक व्यक्ति की पिटाई की जाती है उनका क्या हुआ, गणेश जोशी जी के जो उद्यान विभाग है उसके अंदर अभी तक वो बवेजा बैठा है अपनी कुर्सी के ऊपर, उसका क्या हुआ, जो विधानसभा भर्ती घोटाले के बावजूद प्रेमचंद अग्रवाल जी अपनी कुर्सी के ऊपर बने हुए हैं उसका क्या हुआ, जो नो संकल्प सिटी की बात करते हैं, नो काम प्रदेश के अंदर नहीं गिना सकते उसका क्या हुआ। ये ऐसे मुद्दे हैं जो इनसे पूछे जाएंगे। मुझे तो इस बात की शर्म आती है कि लोग
जो टिफिन लेकर वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? 2014 से जनता आपको दिखा रही है, जिता रही है और आपको कुर्सी पर बिठा रही है, तो वो आपसे सवाल तो पूछेगी ना कि आपने 10 साल में क्या किया। जयदीप साहब आपसे भी तो पूछेगी कि विपक्ष में रहकर आपने क्या किया, अपने अंदर द्वंद्व कलह को तो सुलझाएंगे आप। जयदीप साहब जो सवाल उसका जवाब दीजिए, जो सवाल जवाब दीजिए। कोई ईमानदार नेता बताइए अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर। विपक्ष में रहकर जितनी आवाज कांग्रेस उठा सकती थी, नरेंद्र मोदी जी की तरह कोई ईमानदार नेता बताइए। आवाज कहाँ उठाते हैं? हरीश रावत जी तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं ऐसे मुद्दों पर। ईमानदारी ना हर व्यक्ति देख रहा है, किसान भी देख रहे हैं, पहलवान भी देख रहे हैं, चलिए महिलाएं भी देख रही हैं। चलिए ठीक, जयदीप साहब मैं वापस आऊंगी 1 मिनट। अजय शर्मा जी, सभी लोग नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी नहीं देख रहा। ये ब्रजभूषण जी को बचाने के लिए जब पीएमओ पूरी ताकत से लगा हुआ है, 2024 का चुनाव एक साल बेटर है। मुझे लगता है कि फिजूल की बहस ये लोग कर रहे हैं दोनों प्रवक्ता, जो टाइम है शो का वो वेस्ट हो रहा है। अजय शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने अभी ये बात कही थी कि उत्तराखंड की जनता का जो माइंडसेट है वो काफ़ी अलग है, और मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली भी थी क्योंकि कर्नाटक चुनाव फतेह करने के बाद कांग्रेस जितनी आश्वस्त नजर आ रही है कि उत्तराखंड को फतेह करना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन क्या ये उतना आसान है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना अभी मैंने जितने भी चुनाव देखे या जितने भी कवर किए उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझ पाई हूँ कि उत्तराखंड की जनता का माइंडसेट अन्य राज्यों के लोगों से काफ़ी अलग है और उनकी स्थितियाँ भी काफ़ी अलग हैं। इससे कैसे देखते हैं कि चुनाव में वो पार्टियों को किस तरीके से देखती है? मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने कहा कि राजधानी के लिए क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी, क्या ये इतने अहम मुद्दे हैं? और अगर ये इतने अहम हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में आई। आपने जो सवाल उठाए मैं वही उन्हीं मुद्दों पर आ रहा हूँ। ये जो टिफिन है और जो चाय पे चर्चा है, इसका जो एसेंस है वो यही है। टिफिन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सब मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाना चाहती है जिसे विपक्ष उठा रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। उन्हीं पे वो बातचीत करेगी, उन्हीं पे वहां के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी कि हाँ इसका जवाब ये है, ये सच है और ये झूठ है और आपको इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। और ये इस बात को विपक्ष समझ रहा है कि उसे पता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी सवालों का जवाब बड़े आराम से पब्लिक को दे दिया, कन्विंस कर लिया, तो वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो चाय पे चर्चा को लेकर उनके बीच में आ गए और वो चाहते हैं कि वो मुद्दे बरकरार रहे जिन्हें वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या फिर छोटे छोटे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से उठाते रहते हैं। इसीलिए वो चाय पे चर्चा को लेकर आ गए। ये सारी चीजें लड़ाई उसी की है। सिर्फ ये वो मुद्दा नहीं है कि टिफिन बांटेंगे तो वोट मिल जाएगा या चाय पिला देंगे तो वोट मिल जाएगा। ये तो जरिया है, वजह है कि आप आराम से बैठे और हमसे बात करें, चाहे हमारा महानगर की बॉडी हो या हमारे जिले की बॉडी हो या ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, जिसको वो आराम से बैठ के बात कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति आराम से बात करता है, सुनता है, समझता है, जवाब देता है और फिर सवाल पूछता है, वो पार्टीज ये चाह रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज है कर्नाटक चुनाव के बाद, कि उसे लगता है कि अन्य राज्यों में भी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। इसीलिए उत्तराखंड के अंदर उसकी कोशिश है कि जो जहां उन्होंने नारायण दत्त तिवारी से हम शुरुआत करते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक शासन रहा उत्तराखंड के अंदर, तो उन्हें लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जमीनी हकीकत पता है, वहां की समस्याएं पता है। यदि ये मुद्दे बरकरार रहे और लोगों के बीच में गर्माहट बनी रही, अंडर करंट वो बना रहा, तो शायद ये बात पलट सकती। जिस तरीके से उत्तराखंड के अभी सिस्टम के अंदर करप्शन है, चाहे सड़क का मामला हो या दूसरे पोस्टिंग का लेकर हो, ट्रांसफर को लेकर हो या एग्जाम्स को लेकर हो, या उत्तराखंड के सीएम को तीन सीएम बदल के उसको लेकर हो, या फिर गैर शरण वाला मामला हो, या जोशी मठ वाला मामला हो, या केदारनाथ को भी जिस तरीके से मिस मैनेज हो रहा है, जिस तरह वीडियोस हमारे पास में आ रहे हैं, उसको लेकर हो, उन मुद्दों को बना के रखना चाहता है। इसीलिए जो पहाड़ी मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए वहां पे शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप देखें स्कूलों की क्या स्थिति है, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, वहां पर बेरोजगारी की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है। इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी अगर कैश कर ले गई, उसने पब्लिक को कन्विंस कर दिया चाय पे चर्चा के दौरान, तो शायद एक बहुत टफ फाइट देखने के लिए मिलेगी। वो चाहती है कि जो साउथ का गेट बंद हुआ है उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे, और यदि वो डैमेज कर गई
वहां पर जीते भी ना, अगर डैमेज भी कर दिया उसने, वोट शेयर भी कम कर दिया, या आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा वोट अच्छा जी, अब ये तो देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव में क्या कितना असर टिफिन का होता है या चाय का होता है, ये तो देखना होगा। और आम आदमी पार्टी किस तरीके से कमाल करती है ये भी देखना होगा, और यूकेडी का क्या रोल है ये भी हमें समझना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे टिफिन पर, जहां एक और बीजेपी चर्चा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चाय पर चर्चा कर रही है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उनको फतह करने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन टिफिन और चाय लोकसभा के चुनाव में कितना असर करेंगे ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।